ठीक है मम्मी जी, मैं ये घर छोड़कर अलग हुई जा रही हूँ, लेकिन मेरे मायके से जो कुछ भी मुझको मिला था वो सब कुछ मुझको वापस कर दीजिए। रूणा ने बहुत ही निडरता से कहा। ये लो जी, अब इनकी बात सुन लो। बहू, तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या था जो मांग रही हो? जीविका बहुत ही ढिठाता से बोली। अब ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? आपकी मांग के हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने अपनी हैसियत ना होते हुए भी बहुत कुछ दिया था, और वो गहने भी जो मम्मी ने अपनी मम्मी के हमको शादी में चढ़ाए थे, और जिनको शादी में एक बार पहनने के बाद मेरे होते हुए भी जिनकी शक्ल दोबारा देखने को नहीं मिली, आपके मुताबिक वो आपके पास ही सुरक्षित थे। रूणा थोड़ा चिढ़कर बोली। ए लड़की, अक्सर जीविका रूणा को ऐसे ही शब्दों से नवाजा कर दी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? ये जो 2 साल से इस घर में महारानी की तरह रह रही हो ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? समझ लो कि वो तुम्हारा 2 साल का किराया है घर में रहने का। फिर से जीविका बहुत ज़्यादा बेशर्मी से बोली। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या ये घर हमारा नहीं था जो आप इस घर का किराया मुझसे मांग रही हैं? रूणा को जीविका से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। माना कि वो उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतनी घटिया सोच जिसकी परिकल्पना भी रूणा ने नहीं की थी। बहू, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। आखिर तुम्हारा कौन सा घर? तुम्हारा इस घर पर कैसा अधिकार? क्या तुम इस घर को मायके से लेकर आई थी? जीविका बेशर्मी की जैसे सारी हदें पार कर रही थी। नीरज ने मध्यवर्गीय परिवार की रूणा के साथ मनपसंद ब्याह किया था। नीरज बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का, बहुत ज़्यादा चतुर न होने के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसकी एक छोटी सी किराए की परचून की दुकान थी। रूणा वही दुकान पर सौदा पानी लेने आती थी। कब नीरज का दिल रूणा पर आ गया पता ही नहीं चला, और रूणा को भी शांत और सरल स्वभाव का नीरज बहुत अच्छा लगता। जब घर के छोटे बेटे नीरज की शादी की बात चली तो जीविका ने उसकी शादी को भी दहेज के तराजू पर तौलना चाहा, क्योंकि रूणा का बड़ा बेटा नील बैंक में नौकरी करता था और उसके ससुराल से भरपूर दहेज मिला था। बस जीविका यही सब कुछ नीरज के ससुराल से भी चाहती थी, लेकिन नीरज ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया और नीरज रूणा के साथ शादी करने के लिए जिद पर ही अड़ गया। पहले तो जीविका ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब नीरज ने अपने पवित्र प्यार को अपनाने के लिए घर छोड़ने की धमकी दी तो जीविका ने हाँ कर दी, लेकिन रूणा के मायके वालों से तरह तरह के सामान की फरमाइश कर दी। रूणा के मायके वालों ने किसी तरह से थोड़ी बहुत फरमाइश पूरी भी कर दी, लेकिन जीविका ने रूणा को बिल्कुल भी दिल से नहीं अपनाया, और जब देखो तब रूणा को बहुत खूबसूरत तानों से नवाजा करती और अक्सर ही घर छोड़ने के लिए विवश करती। और एक ख़ास बात और कि नीरज के सामने तो रूणा से कुछ नहीं कहती और उसके पीठ पीछे ना जाने कितनी बातें सुनाती। और अभी कल की ही बात है, जब रूणा सारा काम समेट ही रही थी कि जीविका ने उसको बुलाकर कहा कि तुम अपना कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि तुम जिस कमरे में रहती हो ना वो हमको किराए पर उठाना है। अब तो रूणा भी जीविका की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी और आज वो जीविका से साफ साफ बात करने के मूड में नज़र आई। मम्मी जी, घर आप भी ये मायके से लेकर नहीं आई थी? अब तो रूणा भी ढिठाई से बोली। 2 टके की छोकरी मुझसे बहस कर रही है? जीविका बहुत ज़्यादा बिफरते हुए बोली। मम्मी जी, बहस करने के लिए आपने ही विवश किया है। और हाँ, एक बात साफ सुन लीजिए, जब तक आप मेरा सारा सामान वापस नहीं करती तब तक मैं इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। आपने अभी तक मेरा सभ्य रूप देखा है, लेकिन अब आप मेरा दूसरा ही रूप देखेंगी, क्योंकि नीरज के सामने तो आप बहुत अच्छी बनती हैं और उसके पीछे आपका दूसरा ही रूप होता है। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि नीरज को कुछ पता नहीं। जानते तो वो भी आपके स्वभाव के बारे में हैं, लेकिन बस कुछ कह नहीं पाते। और अगली बार आपने कुछ कहा तो उनको दुकान से बुलाकर उनके सामने ही सारी बातें साफ करूँगी। इतना कहकर रूणा अपने कमरे में चली गई और जीविका को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि आज तो बहू ने उसको आईना दिखा ही दिया था, क्योंकि वो भी ये घर मायके से लेकर नहीं आई थी। और उसके बाद उसने चुप रहना ही में अपनी भलाई समझी,
क्योंकि एक बार अगर रूणा की ज़बान खुल गई तो बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या रूणा ने सही कदम उठाया और कहानी आपको कैसी लगी है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।